हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर की फुल ये वन शॉट वीडियो है। इसमें आपके एनसीईआरटी बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाएंगे इसमें। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, मीन 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो ऑलरेडी इस चैनल पर है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को एक बार देखिएगा। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलो तो एक ही बात है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज, ऐसे उसको डिफाइन करते हैं। ये वर्क डन होता है एक्सटर्नल फोर्स का, जब क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं। तो ये वर्क डन जो होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जैसे आपको पता है कि वर्क को हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर नॉर्मल हम वर्क की बात करें तो वर्क को स्टोर करते हैं एनर्जी की फॉर्म में। अगर हम ऐसे बोलें कि अगर हम किसी बॉडी को उठाते हैं अर्थ की सरफेस से ऊपर लेके जाते हैं कुछ हाइट में, जैसे यहाँ से हमने किसी बॉडी को अर्थ सरफेस है यहाँ से उठा के हम ऊपर ले गए, तो जो हमने इसमें वर्क किया ऊपर से ले आने के लिए, इसको यहाँ पहुँचाने के लिए, वही वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर होता है। इसी तरह से ये है कि इसमें इसको इस तरह से समझें, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये कोई चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज। अब ये चार्ज है, इसके क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होगी? वो पूरे यूनिवर्स से समझ सकते हो, पूरे यूनिवर्स तक इस चार्ज की अपनी फील्ड होगी। अब इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू चार्ज की। कोई और चार्ज पॉजिटिव क्यू चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं इसको हम इस तरह से लेके आ रहे हैं, मीन आर पॉइंट से पी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम वर्क कर रहे हैं, वही जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो वर्क कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं? आर से पी तक लेके आ रहे हैं। उस वर्क को, वर्क हमें पता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। सपोज करो इसने थोड़ी सी डी आर डिस्टेंस कवर करी इसमें, तो ये वर्क डन जो एक्सटर्नल वर्क डन है, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक्सटर्नल वर्क डन है। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं ये वर्क डन? आर से पी तक, और साथ में डी आर डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये वर्क डन जो हुआ वो क्या हुआ? इंटीग्रेशन आर टू पी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। अब ये वर्क डन है वो अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। मीन हम ऐसे बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इस तरफ भेजने के लिए लग रही है, मीन इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम वर्क डन इसको इस तरफ कर रहे हैं। तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए इसको नेगेटिव यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये देखो वर्क डन हमारे पास आ गया माइनस इंटीग्रेशन आर टू पी एफ डॉट डी आर। जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो वर्क डन हमने किया इस चार्ज को आर से पी तक लेके आने के लिए, ये जो वर्क डन था यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, या ऐसे बोल सकते हैं यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो अब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट आर। ये जो पोटेंशियल होगा उसको डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट आर, ये पोटेंशियल किसकी इक्वल होगा? इस वैल्यू के, तो लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन आर टू पी एफ डॉट डी आर। ओके, ये है। इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करवाना है। जब चार्ज को लेके आ रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो एक्सेलरेट नहीं करना है, इसको स्लोली मूव करवाना है बिल्कुल। अब है नेक्स्ट पॉइंट इसमें, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। मतलब चार्ज को अगर हम इस तरह डायरेक्ट यहाँ तक लेके आए, या चार्ज को हम, ये चार्ज था यहाँ से घुमा के ऐसे लेके आए, इस पाथ से लेके आए, कैसे भी लेके हम आए, इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये डिपेंड करता वर्क डन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट
एक पॉइंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट P, जैसे कोई पॉइंट P है उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको डिफाइन कर सकते हैं। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम, चार्ज कौन सा है, Q, इन्फिनिटी से पॉइंट तक लेके आना। तो आप ये याद रखो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोला गया है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहा गया है, तो चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे किसी पॉइंट तक। यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल यहाँ क्या होगा, इन्फिनिटी का पोटेंशियल जो है वो नियर अबाउट जीरो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ तक हम इसको लेके आए, तो कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू P लेके आए। तो ये माइंड हमारे पास आ गया UP, इन्फिनिटी मीन पोटेंशियल P पर था माइनस इन्फिनिटी पर, और ये आपके पास UP इट इज नॉट उत्तर प्रदेश, इट इज पोटेंशियल एट P। तो ये आ गया इंटीग्रेशन मीन माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू P F डॉट dr। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें पता है V से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, वर्क डन नहीं है, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आना। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है, चार्ज है कोई, यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, दोनों प्लस के हैं। अब इस चार्ज को ये ऐसे लेके आ रहे हैं पॉइंट दूसरे पॉइंट तक, तो ये वर्क डन है पर यूनिट चार्ज, इसी को पोटेंशियल बोलते हैं। वर्क डन जो हमने किया एक चार्ज को, स्मॉल चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने के लिए, वो वर्क डन है, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल बोलते हैं। तो W की वैल्यू आ जाएगी QB, यूनिट होंगे इसके जूल पर कूलम और वोल्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, ऑलरेडी मैंने बता भी दिया, पीछे वो क्लियर भी हो जाएगा आपको। अब इसमें आप पर देख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ रही है वर्क डन करने के लिए, यानी ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से लेके आना फील्ड में। तो जैसे हमने पहले देखा था, कहाँ से कहाँ, R से हम चार्ज को P तक लेके आ रहे हैं, तो W RP/Q, ये हो गया वर्क डन। अब इस चीज़ को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन वर्क क्या है, -R/2P F डॉट dr। हमने पहले ही आपको बताया कि ये वैल्यू जो है वर्क डन की ये है, और ये Q डिवाइड कर दिया इसको, तो हमें पता है F = Q ही होता है, ये वैल्यू पता है। तो VP - VR हमारे पास क्या जाएगा, इंटीग्रेशन R माइनस इंटीग्रेशन R/2P QE dr/Q। Q से Q कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये नया एक फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसको अभी के अभी याद कर लो, अभी के अभी। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट, अभी याद करो, उसके बाद ही आगे मैं बताऊंगा, ठीक। ओके, कर लिया होगा ज़्यादा आपने, आई होप। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर। तो कहाँ से कहाँ हम बोले आपको, ये मैंने पहले ही बोला है कि वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, जैसे यहाँ इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से हम इस पॉइंट तक P तक लेके आ रहे हैं, इस तरह से लेके आ रहे हैं, तो ये पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, एक सेकंड देखिए, यहाँ देखो ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, ये P वाला पॉइंट है, तो यहाँ लेके आए, तो जैसे चार्ज के पास जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे VP - V इन्फिनिटी। कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी टू P तक लेके आ रहे हैं, ठीक। अब पोटेंशियल इन्फिनिटी पर 0 है, तो VP हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू PE डॉट dr। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ मिल गई। ओके, इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे। अब है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल अगर मुझे देखना है, ये चार्ज है, ठीक है, Q चार्ज है, इसका जो पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, वो पोटेंशियल हमें पता है, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, V = माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू PE डॉट dr, यही फॉर्मूला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है, E = 1/4πε0 QY R-2। R- यहाँ क्या है, डिस्टेंस है इस पॉइंट से ये P पॉइंट तक, ठीक। ये पॉइंट लेके कहाँ तक आना, इसको P तक हमें लेके आना है इसको। तो ये हमारे पास आ गया V = माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R 1/4πε0 QY R' के इंटू dr। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी।
ओके, अब क्यू बाय 4 पाई माइनस तो साथ में ही है, और ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से आगे आ गया, और 1/r-स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, r' की पावर -2 हो जाएगी, r' की पावर क्या हो जाएगी -2 +1 डिवाइडेड बाई -2 +1, जैसा इंटीग्रेशन करते हैं तो ये -1/r' हो जाएगा। ये देखो -1/r'। अब लिमिट में इंटीग्रेट अप्लाई करनी है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी टू r, तो ये इन्फिनिटी टू r यहाँ हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या होती है, क्या यहाँ पर r है, तो ये माइनस इंटू 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी तो मुझे पता है 0 है। अब ये माइनस आगे मल्टीप्लाई होगा प्लस बन जाएगा, और हमारे पास पोटेंशियल एक पॉइंट का ये आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 क्यू बाई आर। ये याद रखना पॉइंट, और इसमें v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये एक और फार्मूला आपके पास ड्राइव हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल v एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन है r के साथ। अब यहाँ एक चीज़ देखो, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वो होती है E इज़ इक्वल टू KQ/r² भी बोल देते हैं इसको, या E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² भी इसको बोलते हैं, यही है अपने पास। अब इसमें देखो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लें या पोटेंशियल को इस तरफ ले लें, और r डिस्टेंस इस तरफ ली हुई है। तो अगर 1/r है, अगर 1/r है इस तरह से E V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो ग्राफ जो है इस तरह से आता है, हाइपरबोला टाइप ग्राफ आता है, और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आएगा ये। लेकिन इस पॉइंट पर यहाँ थोड़ा देख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये V पोटेंशियल है, तो ये ग्राफ इसका बनता है। अब एग्जांपल है यहाँ पर, कैलकुलेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज। एक चार्ज है 9 सेंटीमीटर लोकेटेड है, हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इसको देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने पुट कर दी 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁻7। r जो वो सेंटीमीटर में गिवन, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.09 हमारे पास ये 0.9 मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वर्क डन। जितना वर्क डन हुआ चार्ज को, अगर दूसरा क्वेश्चन है ऐसे देखो, दूसरा क्वेश्चन है ये, बी पार्ट है इसका। ऑब्टेन द वर्क डन ब्रिंग द चार्ज, इस चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लेके आए। क्या ये पाथ डिपेंडेंट है, मीन डिपेंड करता है पाथ को, तो हमें पता है कि जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ऐसे बोलो कि जो वर्क डन हम करते हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट है। अब वर्क डन क्या होगा, W इज़ इक्वल टू Q इंटू V। ये पोटेंशियल था जो हमने कैलकुलेट किया, इतना तो पोटेंशियल है। अब वर्क डन क्या होता है, Q इंटू V। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Q की वैल्यू पुट कर दिया आपने 2 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई V की वैल्यू पुट कर दी, और आपके पास ये वर्क डन आ गया। तो खैर ये पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है। इसकी जो लेंथ है या इसके चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है वो 2a है। अब किसी पॉइंट पर अगर हमें ये पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट P है। यहाँ पर पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब देखो, r1 डिस्टेंस है +Q चार्ज से, देख सकते हो, r2 डिस्टेंस है -Q चार्ज से। अब डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। ये पिछली प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर डायपोल से डिस्टेंस लेते हैं हम, किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस लो डायपोल से, तो वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ली जाती है। इसको याद रखना, ये लॉ है, मतलब मेरा लॉ मान लो, मंजीत लॉ है ये। ठीक, अब हमने ये r डिस्टेंस मान ली यहाँ पर, इसका एंगल जो है वो यहाँ पर थीटा है, r डिस्टेंस है। अब हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। पहले हम +Q चार्ज का पोटेंशियल P पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। वो क्या होता है, V1 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r1, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है KQ/r। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है KQ/r², बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है।
अब V2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर माइनस लिया है तो आपको याद रखना है पोटेंशियल माइनस में लेना पड़ेगा। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट चैप्टर था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें क्या है चार्ज माइनस प्लस मैटर नहीं करता था, पर यहाँ मैटर करेगा क्योंकि ये पोटेंशियल जो है वेक्टर है एक तरह, सॉरी पोटेंशियल जो है वो स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, एक ही डायरेक्शन में साइड में नहीं होगी। अब पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल क्या होगा V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर दिए यहाँ पर, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू ये 2a cos θ/r स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करिए। वैल्यू कैसे कैलकुलेट, नेक्स्ट स्लाइड में वो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की गई है। अभी फ़िलहाल इसको आप माइंड में रखिए कि 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 2a cos θ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ओके ऑलराइट, तो इस वैल्यू को यहाँ यूज करेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos θ बाई r स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हमारे पास v इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल आ गया। अब Q इंटू 2a, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इसको लिखते हैं P, तो ये P लिख दिया यहाँ पर, ये आ गया P cos θ बाई r स्क्वायर। नेक्स्ट है पोटेंशियल अलोंग ए एक्सी लाइन, किसी एक्सी लाइन पर पोटेंशियल देखना है, मीन एक्सी लाइन ये होगी कोई, यहाँ पोटेंशियल देखना है तो थीटा यहाँ पर आप देखो, अगर ये इस तरह से है, ये लाइन इस तरह से है तो थीटा क्या है 0, थीटा अगर 0 है तो cos 0 v पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r स्क्वायर। दूसरा है पोटेंशियल होंगे इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन मीन एंगल जो होगा वो यहाँ होगा पॉइंट कहीं, थीटा कितना होगा 90 डिग्री, थीटा 90 पुट कर दिया तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90/r स्क्वायर, तो पोटेंशियल 0 होगा। तो आपको याद रखना है पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर 0 होता है और पोटेंशियल एक्स लाइन पर होता है K/P/r स्क्वायर, K मीन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि कैलकुलेशन जी कैसे करिए, जो वैल्यू है वो किस तरह से कैलकुलेट की है, ये वैल्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आप देखो यहाँ से ओके, अब हम क्या करते हैं इस पॉइंट में, ये देखो यहाँ पर R इज इक्वल टू R1, R इज इक्वल टू R1 प्लस ए, और यहाँ से R1 की वैल्यू निकाली है। किस तरह से है ये, प्रीवियस पेज पे जाना पड़ेगा हमें, यहाँ देखिए ये पॉइंट है, ये यहाँ मिला दिया हमने, ठीक। इस तरह से इसको कंसीडर करा कि ये वैल्यू है ना जो ये ए है, मीन ये जो डिस्टेंस है उसको इसके इक्वल है यहाँ पर, ये ए है। तो R1 हमारे पास क्या आ गया, R1 इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, ये टोटल R है माइनस ए, तो R की वैल्यू आ गई यहाँ पर R1 प्लस ए, R1 प्लस ए, ये देखो, और R1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से R माइनस ए, जैसे मैंने पहले बताया आपको। अब R1 को किस तरह लिखेंगे, R, दिक्कत हो रही है, R1 वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें प्लस लिख देंगे, मीन R, ये देख सकते हो आप किस तरह से लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि ये इस चीज़ का मतलब यही है, इस तरह से इसको लिख दिया। अब रिजल्टेंट वेक्टर है इसका, दोनों वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से होगा, R प्लस R इज इक्वल टू ए प्लस बी। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये फार्मूला स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, अब R डैश क्या होगा, यहाँ R की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना, R की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास ऐसे समझो कि जो A है वो R है, जो B है वो A है, ये A है ये B है, तो R स्क्वायर मीन ए स्क्वायर मीन R स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही बनेगा प्लस का, ये माइनस यहाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस 2AR cos थीटा।
अब दूसरा पॉइंट है ए जो है वो वेरी वेरी, ऐसे लिखते हैं ए इज़ वेरी वेरी लेस देन आर। ए को नेगलेक्ट कर देंगे, बाहर कर देंगे। r1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, और r1 स्क्वायर आ गया फिर अपने पास इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 माइनस 2a cos थीटा बाई आर। कैसे आया ये, ऐसे समझो कि r से मल्टीप्लाई कर दिया, r से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, ये ऊपर आर स्क्वायर बच गया और नीचे 1 बाई आर आ गया। तो r1 की वैल्यू क्या होगी, r अंडर हो जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ अंडर कैंसिल, तो r बच गया। इसका भी 1 माइनस 2a cos थीटा बाई आर की पावर 1/2। अब 1/r 1 कर दिया, इसको भी रिवर्स करेंगे, पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो 1/r ब्रैकेट 1 माइनस 2a cos थीटा बाई आर की पावर माइनस 1/2। ओके, तो 1/r1 इज इक्वल टू 1/r। अब यहाँ पर आप देखो ये प्लस हो गया, यहाँ पर कैसे लिखा ये प्लस, क्योंकि यहाँ पर एक जिस तरह से थ्योरम यूज करते हैं, जैसे थ्योरम यूज करते हैं जिसकी पावर को यूज किया हमने, तो ये क्या करते हैं कि पावर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/2 से करेंगे और उसकी हायर पावर को नेगलेक्ट कर देंगे, हायर पावर को नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये जिस तरह बायनोमियल यूज करते हैं हम, पावर की फॉर्म यूज करते हैं, उसी तरह से इसको लिखा और ये होगी हमारे पास r1 की वैल्यू। उसी तरह से 1/r2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, और जब इसको यहाँ पुट किया तो आप देख पा रहे हो 1/r कैंसल, ठीक है। ऊपर क्या बचे हमारे पास, क्या बच गया रिमेनिंग, a cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, a cos थीटा बाई आर स्क्वायर 2 टाइम्स है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब अगर बहुत सारे चार्जेस हो, जैसे ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 Qn चार्जेस है। पॉइंट P पर पोटेंशियल हमें देखना है, बहुत सारे जितने भी चार्जेस है Q1 Q2 Q3 Q5, इनकी वजह से हमें पोटेंशियल P पर देखना है। तो एक तरह का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लगेगा, मीन सबका इंडिविजुअली पोटेंशियल लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो r1 डिस्टेंस है Q1 से लेके P तक, r2 डिस्टेंस है Q2 से लेके P तक, r3 डिस्टेंस है Q3 से P तक, तो ये डिस्टेंस है। अब पोटेंशियल इस Q1 का पोटेंशियल P पर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई r1, यही तो होगा, K Q1 बाई r1, ये पोटेंशियल यहाँ लिख दिया। V2 का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई r2। और इसी तरह से अगर n चार्जेस है तो पोटेंशियल क्या होगा, जो nth चार्ज है उसका पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Rn। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया और हमारे पास टर्म बच गई Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस अप टू सो लाइक दिस प्लस Qn बाई Rn। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चैनल अगर सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अगर नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो आगे स्लाइड, टेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल। ये कोई शेल है, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज है ये, ओके। अब पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट, इस पॉइंट पर या पॉइंट P मान लो इसको, इसकी डिस्टेंस सेंटर से, ये डिस्टेंस सेंटर से है, ये आप ऐसा समझो जैसे डिस्टेंस सेंटर से है। तो अगर स्पेरिकल शेल से डिस्टेंस ले रहे हैं तो भी डिस्टेंस सेंटर से ली जाएगी, वही सेम कॉन्सेप्ट कि डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, डिस्टेंस फ्रॉम द शेल मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। तो इस पॉइंट पर ए पॉइंट देखिए, पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम शेल, वो पोटेंशियल क्या होगा, इसमें r ग्रेटर देन r होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, चलो ग्रेटर है यहाँ पर, तो r जो है वो रेडियस है शेल की, r जो है वो रेडियस स्फीयर की है शेल की मान लो। अब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इफ़ द एंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। हम मानते हैं कि सारा चार्ज जो है इंटीरियरली कंसंट्रेटेड है सेंटर पर, तो जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R।
अब इनसाइड द शेल, इनसाइड शेल बात करते हैं। इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है 0 होती है, पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इस पॉइंट को याद करो, अभी स्टार लगा लो, ठीक। जो ये कोई स्फेरिकल शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बट पोटेंशियल, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, मान लो 2 पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोटेंशियल का मतलब है वहाँ पर वर्क डन हुआ ही नहीं। पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन हुआ ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमें पता है E=F/U0, क्यू मान लो ये। अब इस पर चार्ज पर फोर्स नहीं लगी, पोटेंशियल तो फोर्स लगी नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0। पर पोटेंशियल तो है ना दोनों पॉइंट के बीच में, सेम पोटेंशियल। इनफैक्ट यहाँ पर हम पोटेंशियल मान लो 2 वोल्ट मान लेते हैं, यहाँ भी 2 वोल्ट पोटेंशियल मान लेते हैं, तो पोटेंशियल सेम है इन दोनों पॉइंट पर। इस पॉइंट से लेके P से Q तक पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल तो हर जगह रहेगा, बात ये याद रखो, पोटेंशियल तो रहेगा, लेकिन कांस्टेंट है। कांस्टेंट पोटेंशियल का मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इस तरह से आप थोड़ा माइंड में स्टोर कर सकते हो इस चीज़ को, जो मैंने पॉइंट ये बताया। जब आप ऐसे समझो कि पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है, सेम रहेगा, इसका मतलब वहाँ वर्क डन हुआ ही नहीं, ठीक है, वर्क डन हुआ ही नहीं। वर्क डन नहीं हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, मीन जो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमें पता है, वो मैंने बता दिया आपको, E=F/Q है। तो फोर्स लगी नहीं, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल 0 नहीं होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। नॉर्मली ऐसे ही याद देखो, समझदार इंसान क्या याद रखेगा कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, बस ये पॉइंट याद रखना आपको। अब इसके शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, शेल के अंदर और सरफेस पर हर जगह पर पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर 3 पॉइंट मैंने शो करे, यहाँ पर पोटेंशियल है, ठीक है, सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा इसका। तो ये पोटेंशियल है V=1/4πε0Q/r, ये एक्चुअल में उन्होंने सरफेस का लिया है, लेकिन अगर बीच की भी बात करें तो पोटेंशियल इतनी होगा। ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, यहाँ मैंने डिनोट करे हैं, चारों पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। एग्जाम्पल देखो, 2 चार्जेस हैं, उनकी वैल्यू दी गई है, 15 सेंटीमीटर लोकेटेड है, उनके बीच में डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। अब हो रहा है कि एट बट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज से पोटेंशियल इज 0, किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। टेक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0, इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम 0 लेते हैं, तो ये चार्जेस हैं। अगर P, मान लो P पॉइंट है, जो P पॉइंट है वो डिस्टेंस, ऐसे समझो कि पॉइंट P है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, हमने मान लिया पॉइंट P पर पोटेंशियल 0 है। अगर यहाँ पोटेंशियल 0 है, इनके बीच में डिस्टेंस 0, डिस्टेंस हो रही 15 सेंटीमीटर है, x हमने डिस्टेंस मान ली इस चार्ज से, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁻8 कूलम है। तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, 15 - x। अब पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस चार्ज Q, जो यहाँ पर चार्ज था Q चार्ज, तो उसकी वैल्यू थी, तो पोटेंशियल क्या होगा 1/4πε0Q/r, ये होता है ना पोटेंशियल, ठीक। तो ये हमारे पास डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है x, तो ये x हो गया। उसी तरह से पोटेंशियल, इस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, तो -2 × 10⁻⁸/15 - x, ये डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, आगे बात करते हैं। टोटल पोटेंशियल दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड किया, एक तो नेगेटिव था जो नेगेटिव हो गया, प्लस होना था ना, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 1/4πε0 जो है वो कांस्टेंट है, मीन कॉमन है, ऐसे समझो कॉमन आ गया, तो हमारे पास ये टर्म बच गई। और यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी 9 सेंटीमीटर। दूसरा इसका जो पार्ट है, इफ P लाई होता है एक्सटेंडेड लाइन OA, एक्सटेंडेड लाइन OA, तो यहाँ पर देखो, अब 1/4πε0 3 × 10⁻⁻, ये वैल्यू पुट कर दी, और आपके पास वैल्यू क्या बच गई है यहाँ पर। इसमें डिफरेंस पहले वाले में और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ डिस्टेंस होगी 15 - x, वहाँ पर थी 15 - x थी डिस्टेंस, और यहाँ पर x - 15 डिस्टेंस होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये देखो P पॉइंट यहाँ पर है, बाहर लाई कर रहा है P पॉइंट, तो इसकी डिस्टेंस x है यहाँ से यहाँ तक।
तो इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी 15, मतलब एक्स होगी इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस होगी x माइनस 15। तो ये पॉइंट है अगर पी लाई एक्सटेंडेड लाइन मीन बाहर उससे लाई कर रहा है, पहले हमने सेंटर में कंसिडर किया था, पॉइंट पी सेंटर में लाई कर रहा था, बाहर लाई कर रहा है, तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आएगा 9 सेंटीमीटर पर और 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से यहाँ तक। तो नेक्स्ट बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? सरफेस विद कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट। जैसे ये मैंने कोई सरफेस ले ली, यहाँ पर 2 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ पर भी 2 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ पर भी हर जगह 2 वोल्ट पोटेंशियल है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब पॉइंट है यहाँ पर, देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑन द सरफेस। देखो क्या है कि यहाँ पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन 0 आएगा। जैसे यहाँ मान लो एक पॉइंट से ए से बी तक हम गए, पोटेंशियल जो था वो कांस्टेंट था, हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो हमारे पास फार्मूला होता है वी वी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये वर्क डन पोटेंशियल सेम है, मतलब वी वी इज़ इक्वल टू वी ए है, तो इस वी वी की वैल्यू वी ए पुट करी यहाँ पर, तो ये हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और वर्क डन क्या आ गया 0 आ गया। ओके, फॉर एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज़ नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा, आप इतना याद रखिए, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉर्मल होगी। ठीक, आगे भी इसमें क्लियर हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये जो पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा था इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज। हमें फॉर्मूला पता है वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। वी कांस्टेंट है, आर भी अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। देखो वी पोटेंशियल कांस्टेंट है, कब कांस्टेंट है? अगर आर कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ से देखो कोई सर्कल ऐसे, ये चार्ज है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से फील्ड लाइन है, तो यहाँ मैं दोबारा बनाता हूँ, ये प्लस चार्ज है, ये आर डिस्टेंस की। अब डिस्टेंस आर सेम है, ये इस पॉइंट के लिए भी आर सेम है, इस पॉइंट के लिए भी आर सेम है, इस पॉइंट के लिए भी सेम है, इस पॉइंट के लिए भी सेम है, सब के लिए आर सेम है, तो वी क्या होगी इस लाइन पर, इस सर्कल पर वी क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए सिंगल पॉइंट यार कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट द चार्ज। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरी लेते हैं। ये कोई प्लेन है, एक ये दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है, ऐसे मान लो। अब इस प्लेन से इस लाइन की डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, हर पॉइंट पर सेम होगी डिस्टेंस, तो ये भी क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, डिस्टेंस इसकी सेम है। तो ये भी क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये है, ये किसके लिए यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। इसमें प्लेन बन जाएंगे, ये प्लेन बन जाएंगे, ये जो प्लेन की डिस्टेंस अगर सेम है इसका मतलब पोटेंशियल सेम है। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे मूव करते हैं ना, ऐसे मूव करते हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो जो पोटेंशियल है ना, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, तो इसी को लेके प्लेन यहाँ बनाया। ठीक, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए डायपोल। डायपोल एक नेगेटिव पॉजिटिव रख दिया, ठीक है, इसकी फील्ड लाइन देखो ऐसे, तो ये हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से आपको डिनोट करनी है किसी भी डायपोल की। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज है, तो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज में ये एक लाइन देखो किस तरह से डिनोट कर रही है। इस तरह से ये चार्ज है दूर से देखने पर एक सिंगल चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जो हमें लगेगा सिंगल चार्ज है। ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपको याद रखना है एनी सरफेस विच हैव सेम या कांस्टेंट पोटेंशियल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। रिलेशन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो या पोटेंशियल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इसमें अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे? एक सरफेस ये ले ली हमने, ये सरफेस ले ली, इसका पोटेंशियल भी है, जैसे ये सरफेस है ना, एक सरफेस यहाँ ले ली, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मूव कर रही है, इसका पोटेंशियल कम होगा, सॉरी
इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा फर्स्ट वाली का, इसका पोटेंशियल कम होगा। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, तो पोटेंशियल भी कम हो जाता है, ऐसे समझो। अब यहाँ पर पोटेंशियल था इस सरफेस के लिए v पोटेंशियल था, और उससे आगे सरफेस ली, उसका पोटेंशियल होगा, उसमें चेंज आया पोटेंशियल में, वो dv था, तो v माइनस dv का पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। मैंने बोला आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल कम हो जाएगा। यहाँ कितना कम हुआ, इसमें से v माइनस dv पोटेंशियल कम हो गया। ये दोनों क्या है, इक्व पोटेंशियल सरफेस है। अब वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एफ डॉट डी आर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, हम चार्ज को इस तरफ लेके आ रहे हैं, बी से ए की तरफ लेके आ रहे हैं, तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि एक लाइन इस तरफ है दूसरी लाइन इस तरफ है, एंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये हमारे पास cos 180 का होता है -1, तो माइनस एफ डॉट डी आर हो गया। पर हमें पता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू क्या है 1 है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो एफ ई के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी आर हो गया। अब देखो नेक्स्ट है दिस वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पता है वर्क डन ही पोटेंशियल डिफरेंस है, जो चार्ज का हमने वर्क डन किया वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ये सरफेस ए वाली है, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जहाँ पोटेंशियल कम होगा। तो पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी कर दिए यहाँ पर, इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल ए वाले का, ठीक, तो वी और वी वाले का पोटेंशियल माइनस करेंगे इसमें वी माइनस डी वी, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस डी वी हो जाएगा, वी के साथ वी कैंसिल, तो ये तो हो गया डी वी। अब डी वी आ गया, लेकिन वर्क डन, ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी वी लिख दूँ इसको मैं, और डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर, और डी वी हो गया साथ में, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ये डिवाइड हो गया डी आर माइनस डी वी बाई डी आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसको हमें वैसे ही बोलते हैं नेगेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मीन फॉल डाउन। अब है पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर देखेंगे क्या होगी। ओके, तो फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्ज हमने कंसीडर कर लिए Q1 Q2, उनके बीच में डिस्टेंस R है। अब पोटेंशियल P पॉइंट पर Q1 चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। अब वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2 चार्ज को लेके आएंगे इन्फिनिटी से P तक, यहाँ के इन्फिनिटी होगा पॉइंट, उससे P तक लेके आएंगे, तो ये वर्क डन होगा Q इंटू V, ठीक, इस Q2 को लेके आ रहे हैं, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है QV। अब Q जो कौन सा चार्ज है इसको लेके आ रहे हैं हम, ठीक है, ये किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो Q2 इंटू V हो गया, ये V1 जो है पोटेंशियल हमने लिखा था। अच्छा, W इज इक्वल टू V1 की वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, तो ये वर्क डन हमारे पास आ गया। दिस वर्क गेट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ये याद रखना है, अगर दो चार्जेस है, दो चार्जेस, उसके बीच में पोटेंशियल क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये सारे याद करते रहिए, इन पर अलग शीट में लिखते रहिए, उनको टॉपिक के साथ ये हेडिंग लिख दी, उसके साथ फॉर्मूला ये लिख दिया, और इसको लर्न करिएगा, रिवाइज करिएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट है, इसका बी पार्ट है, मीन इसमें चार्ज जो वो 3 है, 3 चार्ज अगर ले रहे हैं तो देखो किस तरह से इसको लिखेंगे। ये P पॉइंट है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस देखो R12 डिस्टेंस, ये R13 डिस्टेंस, R23 डिस्टेंस इसके बीच में कंसीडर कर ली। Q1 चार्ज यहाँ पर है, Q3 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है।
अच्छा, अब है नेक्स्ट पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज Q1 एट P। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, B1 इज इक्वल टू 1/4π Q1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R12। अब वर्क डन क्या होगा Q2 चार्ज का, किस चार्ज का, इस चार्ज का वर्क डन क्या होगा, कहाँ से लेके आए इसको, इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आए, तो ये वर्क डन क्या होगा, W1 इज इक्वल टू Q2 इंटू V1। प्रीवियस केस की तरह W1 हमारे पास ये आ गया 1/4π Q1 Q2 बाई R12। अब टोटल पोटेंशियल एट P डैश, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, अब देखो सबका, इन दोनों चार्जेस का इस पॉइंट पर पोटेंशियल, वो देखो क्या होगा, Q1 Q2 चार्ज की वजह से एक तो पोटेंशियल ये था B1 का, और दूसरे चार्ज का जो पोटेंशियल है वो V2 हमारे पास। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखो दोनों पोटेंशियल ऐड कर देंगे, ठीक। एक पोटेंशियल होगा हमारे पास, इसका पोटेंशियल क्या होगा 13 मीन Q3 बाय K Q3 बाय R13, ये तो ये पोटेंशियल है, ये देखो। दूसरा ये हमने कैलकुलेट किया ऊपर V1, दोनों को ऐड कर देंगे, ये ऐड कर दिए। अब ऐड करें तो इसमें 1/4π कॉमन आ गया, तो बच गया Q1 बाई R13 प्लस Q2 बाई R23। अब नेक्स्ट है द वर्क टू ब्रिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू, यहाँ के इन्फिनिटी पर होगा ये Q3 चार्ज, ये चार्ज इसको यहाँ तक लेके आए, तो वर्क W2 आ जाएगा Q3 इंटू V2, तो ये वैल्यू पुट कर दी, W2 ये आ गया। टोटल वर्क डन W1 प्लस W2, W1 हमारे पास कहाँ पर है, ये वर्क डन, और दूसरा वर्क डन ये है, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके 1/4π कॉमन Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23, ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की, इसमें 3 चार्जेस है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। अब हमने डायपोल को प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये ई मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर लिखा है, कोई ज़रूरत नहीं हमें लिखने की, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर डायपोल प्लेस कर दिया, ये डायपोल है। अब डायपोल प्लेस किया, मान लो डायपोल थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और 2a जो है वो डायपोल की लेंथ है या डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस। तो हमें पता है टॉर्क एक्ट करेगा डायपोल पर टॉर्क एक्ट करेगा। टॉर्क का फार्मूला होता है PE साइन थीटा, मीन टॉर्क क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई E। ये हमने टॉपिक पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या था वो टॉपिक का नाम था, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E आता है। अब PE साइन थीटा हो गया ये। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, वर्क डन क्या होगा, उसी तरह से DW इज इक्वल टू टॉर्क, जितना ये रोटेट करेगा D थीटा, टॉर्क एक्सटर्नल D थीटा, तो DW हमारे पास क्या आ गया, PE साइन थीटा D थीटा। टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ, Q1 से इसको रोटेट करना हमने स्टार्ट किया, ऐसे घुमाना, इसको ऐसे रूट घुमाना, Q2 तक लेके आए, तो वर्क डन Q1 से लेके Q2 तक हो क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन Q1 टू Q2, Q1 यहाँ पर इन्होंने Q बोल रहा हूँ थीटा1 को इन्होंने θ0 लिखा है, और दूसरे को लिखा θ1। आप θ1 θ2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब ये हमारे पास वर्क डन आ गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन θ0 θ1 PE साइन थीटा, PE कांस्टेंट आगे आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है θ1, PE माइनस कॉस θ1 माइनस फॉर्मूले का आता है, और एक माइनस ये आएगा माइनस कॉस θ0, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, ठीक। ये आप ऐसे याद रखो, देखो कैसे लिखा इसको, यहाँ पर इन्होंने ये प्लस हो गया तो इसको आगे लिख दिया cos θ0, ये देखो माइनस cos θ1,
अब ये जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। U इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा 1, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। ओके, अब थीटा, अगर मान लो इनिशियल थीटा हमने π/2 ले लिया, हमने इस तरह से डायपोल को इस तरह रखा और डायपोल को ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किया, तो हमारे पास थीटा 0 π/2 है, कॉस π/2 0 होता है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस पी ई कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं पी डॉट ई माइनस पी डॉट ई। ये एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये दो फार्मूले हैं, एक है जब थीटा π/2 से स्टार्ट किया, एक जनरल फार्मूला है। ओके, अब बात करते हैं आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। अच्छा, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, पता ही है हमें। ए कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन स्टैटिक सिचुएशन, द फ्री चार्जेस हैव सो डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्फ दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर इनसाइड। देखो ये क्या है कि कोई कंडक्टर है, उसके अंदर फ्री चार्जेस है, लेकिन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये कंडक्टर है, इसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके ही, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। इंटीरियर मीन अंदर, कंडक्टर के अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं होता स्टैटिक सिचुएशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट टुवर्ड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। वही चीज़ मैंने बताई, ये कोई कंडक्टर है, यहाँ पर ले लो, इसके सेंटर पर ले लो, इसे इस पॉइंट पर ले लो, इस पॉइंट पर ले लो, यहाँ तक सरफेस तक इसका पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज कंडक्टर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। किस तरह से इसको सोच सकते हैं, जैसे ये सरफेस हमने कोई कंसीडर कर ली, ये सरफेस, अब इसमें थोड़ा सा एरिया ds कंसीडर कर लिया। ओके, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब कंसीडर ए पिल बॉक्स शेप्ड गॉसियन सरफेस, अब इसमें गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर करी, तो फ्लक्स क्या होगी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, अगर कोई ऐसे कोई क्लोज्ड बॉडी है, इसके अंदर जो चार्ज होगा फ्लक्स Q चार्ज है, अगर फ्लक्स क्या होगी Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग या गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। तो EdS क्या हो गया, Q बाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। अब Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू सिग्मा ds, क्योंकि हमारे पास सिग्मा क्या होता है, चार्ज, देखो सिग्मा जो है वो होता है चार्ज अपॉन सरफेस, D लगा दो ऐसे ds के लिए, तो ये सिग्मा ही है। तो चार्ज अगर Q है, सरफेस ds है, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ds हो गया, सिग्मा ds। ओके, ds के लिए ds कैंसिल हो गया, E की वैल्यू बची सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी एट एनी कंडक्टर इज 0। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट सम रीजन फ्रॉम आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कोई अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ऐसे कंडक्टर के अंदर कैविटी है, बीच में खाली जगह है उसमें, तो उसके अंदर जो जगह खाली है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। दिस इफेक्ट कैन बी यूज्ड प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। और ये भी आप एग्जांपल देख सकते हो, व्हाई इट इज सेफर इनसाइड द कार इन लाइट ड्यूरिंग लाइटनिंग। अगर लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, ठीक है, स्काई में, तो आप कार के अंदर सेफ हो। उसका रीज़न ये है कि वो एक कंडक्टर की तरह काम करते थे, उसके अंदर जो कैविटी है, खाली जगह है, उसमें आप बैठे हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कार, तो आप सेफ हो एज कम्पेयर टू ओपन एरिया। तो जब भी कहीं लाइटनिंग हो, तो बस में बैठे हो तो सेफ हो, कार में बैठे हो तो सेफ हो, बाइक पर बैठे हो तो आप सेफ नहीं हो। ठीक, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है या एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है।
तो ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बना होता है, या पोलर का बना होगा या नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बना होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें नेट इलेक्ट्रिक डायपोल ज़ीरो है, मीन पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड है। जैसे ये ले लिया हमने, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ कोइंसाइड है। अब इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी तो ये कंडीशन है। लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इस तरफ अप्लाई करी, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, तो एक थोड़ा सा डायपोल इसके बीच में आ जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है सारे पॉइंट। एग्जाम्पल देख सकते हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एग्जाम्पल है। दूसरा देखो नॉन पोलर, अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें, ठीक है, तो ये नॉन पोलर की सॉरी बात हो रही है। नॉन पोलर बता ही दिया मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड होते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे पोलर मॉलिक्यूल में, तो उसमें नेट इलेक्ट्रिक डायपोल आ जाएगा। ये नेट इलेक्ट्रिक डायपोल ही है, -q + q चार्ज जैसे हो गए तो इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल की, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है। पोलर मीन ऐसे याद हो, पोलैरिटी होती है इसमें। तो पोलर मॉलिक्यूल वो होती हैं जिनमें नेट इलेक्ट्रिक डायपोल होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी एग्जांपल दे सकते हो, HCl H2O। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक, ऐसे समझो कि परमानेंट डायपोल होता है, लेकिन वो रेंडमली प्लेस होता है। रेंडमली मतलब कोई ऊपर नीचे ऐसे प्लेस होता है। लेकिन जब हम, तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि ऐसे समझो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है, ये चार्ज इसको कैंसिल कर देगा इसको, तो नेट डायपोल ज़ीरो। डायपोल मूवमेंट है पर नेट डायपोल ज़ीरो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे हम, ठीक है, तो इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट होगा वो अलाइन हो जाएंगे, सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आज जो थोड़ा डायग्राम सही नहीं है, इसको सही देख सकते हो आप। जैसे ये एक इस उसी तरह से, जैसे ये एक ही डायरेक्शन में ऐसे लाई करेंगे, ये सारे के जैसे ये इस तरह से हो जाएंगे, ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में। जैसे देखो पॉजिटिव ऐसे ही, नेगेटिव इस तरफ। तो डायग्राम को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। अब है नेक्स्ट हमारे पास, तो आप याद रखना पोलर मॉलिक्यूल डेवलप करता है नेट डायपोल मूवमेंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, द डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, यस ये याद रखनी पड़ेगी आपको, डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन मीन द डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। इसका फॉर्मूला आइसोट्रोपिक, कि आइसोट्रोपिक क्या होते हैं इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैसे याद रखो। और ये होता है P = काई ई, इसको बोलते हैं काई ई। काई क्या होता है, काई द इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मीडियम की इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी है। अभी फ़िलहाल याद रखिएगा सस्केप्टिबिलिटी क्या होती है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाएंगे, तो फिलहाल इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पर। आगे है कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या है, देखो कैपेसिटर इज द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। कैपेसिटर इज चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। देखो आसान लैंग्वेज में सुनो, आसान। कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो कंडक्टर होते हैं, उनके बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे ये हमने कोई एक कंडक्टर यहाँ रख दिया, एक कंडक्टर यहाँ रख दिया, उसके बीच में एयर है। एयर क्या है, एक इंसुलेटर है। तो ये क्या बन गया, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो ये क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया। तो कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। जैसे ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर दूसरा कंडक्टर, इस पर चार्ज Q है, पोटेंशियल V1 है, यहाँ चार्ज -Q है, पोटेंशियल V2 है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज। पॉइंट याद रखना ये, देखो यहाँ पोटेंशियल है V1, यहाँ इसमें पोटेंशियल है V2। अब V1 - V2, ये जो पोटेंशियल बना उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस पोटेंशियल का इतना है इसके बीच में। तो दो ऐसे समझो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
टू कंडक्टर ये जो कंडक्टर है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, V प्रोपोर्शनल टू Q या Q प्रोपोर्शनल टू V, एक ही बात है। Q इज इक्वल टू C भी हो गया, C जहाँ पर है Q बाई V। C क्या है? कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि C इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। देखो C जो है वो कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, ना ये Q पर डिपेंड करती है ना ये V पर डिपेंड करती है, याद रखिएगा ये। अब डिपेंड किस पर करती है? शेप पर डिपेंड करेगी, कंडक्टर की साइज पर डिपेंड करेगी, सेपरेशन मीन कितनी डिस्टेंस है, या कंडक्टर कैसी है, उनका नेचर कैसा है, इस पर डिपेंड करती है ये। अब SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, SI यूनिट कैपेसिटेंस की होती है फेरेड। 1 फेरेड इज इक्वल 1 कूलम पर वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनिट होते हैं 1 माइक्रो फेरेड, जो आपको कैपेसिटेंस है वो फेरेड में ही मिलेगी ज़्यादा। ऐसे याद रखिएगा, अगर वो फेरेड में है तो फेरेड में है, ठीक है, माइक्रो फेरेड में है तो उसको फेरेड में कन्वर्ट करना होगा आपको, तो 10⁻⁻�6 से मल्टीप्लाई कर देना। और जो एग्जांपल दी होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वो माइक्रो फेरेड में होगी कैपेसिटेंस मोस्टली। पिको फेरेड का याद रखिएगा 10⁻12, नैनो फेरेड का 10⁻⁹। आगे आते हैं सिंबल ऑफ कैपेसिटर। एक साइन है ये, 2 डंडे ऐसे 2 डंडे लगा दिए, ये कैपेसिटर का साइन है। अगर इसमें बीच में ऐसी लाइन लगी है तो ये वेरिएबल कैपेसिटर है। वेरिएबल का मतलब ये वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, चेंज कर सके। फिक्स्ड कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू चेंज ना हो कैपेसिटेंस की। C इज इक्वल टू Q बाई V। देखो फॉर लार्ज C, अगर C लार्ज होगा V की वैल्यू कम होगी, तो कैपेसिटर विद लार्ज कैपेसिटेंस कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज Q एज रिलेटिवली स्मॉल कैपेसिटेंस। देखो कितना बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। कोई कैपेसिटर है बहुत बड़ा है, होल्ड करेगा Q चार्ज को। देखो अगर बड़ा कैपेसिटर ले लिया, साइज इसका बड़ा है, ये कैपेसिटर है बड़ा, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, थोड़े से पोटेंशियल पर भी बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा, ये पॉइंट है। दूसरा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस इम्प्लाई दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन अनाइज द सराउंडिंग आयन एंड एक्सेलरेट द चार्ज सो प्रोड्यूस द अपोजिटली चार्ज प्लेट, दे न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट एट लीस्ट पार्टली। तो ऐसे ही याद रखो कि अगर हमें ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल हम देंगे चार कैपेसिटर को जितना मर्जी पोटेंशियल देते रहो, नहीं, अगर हम ज़्यादा पोटेंशियल दे देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, एयर जो उसके सराउंडिंग होगी उसको आयनाइज करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, और अपोजिटली चार्ज प्लेट पर तो न्यूट्रलाइज होएगा चार्ज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पर। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक एंड विदस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखो हमने, देखो जैसे ये कोई कैपेसिटर है, सपोज करो ये कैपेसिटर है, ठीक है, हमने इसको चार्ज दिया, पोटेंशियल इसमें डेवलप हो गया। अब ऐसा नहीं है कि चार्ज देते रहो पोटेंशियल डेवलप होता रहेगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसकी सराउंडिंग में जो है वो उसको अनाइज करके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो मैक्सिमम कितना है इसमें, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन क्या होता है, जब ये आयनाइज करके अपोजिंग नेचर प्रोड्यूस करके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करे, जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो नहीं यहाँ रहेगा, इसी को ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक विदाउट ब्रेकडाउन एडजस्ट कर सके, रख सके, उसे बोलता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एयर के लिए ये फिक्स है 3 × 10⁻⁻6 वोल्ट पर मीटर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो 2 पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है, उनको रखिए इस तरह से, वो क्या बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट्स टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये देखो, अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V है, Q इज इक्वल टू सिग्मा बाई ए, और V की वैल्यू V इज इक्वल टू ED, याद रखना V इज इक्वल टू ED। ओके, पोटेंशियल क्या होता है E इंटू D। E की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में D आ गई, इसमें वैल्यू पुट करी तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, V की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, और Q की वैल्यू पुट कर दो। Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा ए,
सिग्मा ए हो गया यहाँ, डिवाइडेड बाई वी, वी की वैल्यू क्या है सिग्मा डी वाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू पुट कर दी और आपके पास सिग्मा कैंसिल, ठीक, और आपके पास वैल्यू बची सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब है कैपेसिटेंस किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट। अगर हम एरिया बड़ा कर देंगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। डिस्टेंस इनके बीच में कम कर देंगे तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक, क्योंकि एनर्जी है ना, ये एनर्जी को इकट्ठा हो गया, स्टोर हो गई एनर्जी, तो कैपेसिटेंस ज़्यादा हो गई। या थर्ड पॉइंट है, ये डायरेक्ट्रिक मीडियम इन प्लेट्स के बीच में रख देंगे, इनके बीच में कोई डायरेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे तो जो इसकी कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। 3 पॉइंट याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का ये डायरेक्ट्रिक पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर में अगर इनके बीच में एयर है मीडियम, तो सी एयर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ गया। अब डायरेक्ट्रिक मीडियम के, अगर जो मीडियम हमने डाला बीच में रखा, इन कैपेसिटर के बीच में जो मीडियम रखा है ऐसे डाल दिया बीच में, अगर उसकी कैपेसिटेंस, उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मीडियम के लिए ये एयर के लिए मतलब के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी मीडियम इज इक्वल टू के सी एयर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी माइंड में रखना है, ओके। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट टर्म ऑफ कैपेसिटेंस। देखो के की वैल्यू क्या होगी, के इज इक्वल टू सी मीडियम बाई सी एयर। प्रीवियस हमने किया ये, तो के की वैल्यू यहाँ से हम उस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से के की वैल्यू आ गई सी मीडियम बाई, ठीक है, सी एयर। तो के जो होगा वो ये होगा के, तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस इज द फैक्टर बाय विच कैपेसिटेंस इंक्रीज फ्रॉम इट वैक्यूम वैल्यू व्हेन डायलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, 2 कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए, सीरीज में एक बैटरी लगा दी। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, याद रखना चार्ज सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंट होगा, चार्ज सेम रहता है सीरीज में, पोटेंशियल अलग अलग होगा, ठीक। उसका रीज़न है, तो उसका रीज़न देखो, ये बैटरी चार्ज देगी इसको, कब तक चार्ज देगी, जब इसका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा इस बैटरी के पोटेंशियल से, और इसको भी ये दे रही है चार्ज, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो उस वक्त हम बोलेंगे कि पोटेंशियल जो है वो इसका, ठीक है, चार्ज इसने दिया तो चार्ज बैटरी दे रही है तो सेम अमाउंट में चार्ज देगी, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल ड्रॉप, कितना पोटेंशियल कम हुआ। तो आपको सिंपल सा, इतनी ज़्यादा रामायण में नहीं आपने जाना, आपने ये याद रखना है कि अगर हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं, चार्ज सेम रहता है, जितना चार्ज इस पर स्टोर होगा उतना ही चार्ज इस पर स्टोर होगा, सीरीज़ में कनेक्टेड है। पोटेंशियल वेरी कर सकता है, पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा वो भी मैं बताता हूँ आपको, ऑलरेडी थोड़ा बताया भी है। ये क्या पोटेंशियल इसको देगा, इसका पोटेंशियल इक्वल होगा इसकी इक्वल में, तो पोटेंशियल इसका कुछ होगा, लेकिन ये आगे कनेक्टेड भी है ऐसे, ओके। तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V क्या होगा, V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, V2 का Q बाई C2, तो V की वैल्यू आ गई Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। अब इफ़ 2 कैपेसिटर रिप्लेस्ड बाई सिंगल कैपेसिटर, एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया तो V क्या होगा Q बाई C। अब ये इनको कंपेयर कर दो, यहाँ पर कंपेयर किया तो Q बाई C इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2, तो Q कैंसिल और ये फॉर्मूला सीरीज़ का आ गया, ठीक, याद रखिएगा फॉर्मूला सीरीज़ का। अगर N कैपेसिटर है तो N बाई C हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये देखिए, इफ़ C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, N इज इक्वल टू 10, तो ये कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर ली। एक ये एग्जांपल है, देखो एग्जांपल क्या है, 10 फैरड और 2 फैरड का कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये 5 फैरड का है। फॉर्मूले में पुट कर दी, इसको C1 मान लो, एक को C2, एक C3, फार्मूला हमारे पास है, ये फार्मूला याद रखना आपको, इसमें वैल्यू पुट करी, ठीक है, और ये एलसीएम लिया और आपके पास कैपेसिटेंस आ गई।
नेक्स्ट है पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन क्या है? दो कैपेसिटर पैरेलल रहती है। अब पैरेलल में आपको पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज डिफरेंट होगा। ये देखो चार्ज डिफरेंट है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 की वैल्यू क्या है? C1B। Q2 की वैल्यू क्या है? C2B। तो Q इज इक्वल टू CB हमने कंसीडर कर लिया, और C कैपेसिटेंस आ गई C1 प्लस C2। तो एग्जैक्टली याद करो, ये रेजिस्टेंस का बिल्कुल अपोजिट हो रही है। रेजिस्टेंस के सीरीज़ में ये फॉर्मूला आता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ ये पैरेलल में आ रहा है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ओके, अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। तो ये तो आप देख ही सकते हो, अगर पैरेलल कैपेसिटर N है तो ये आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। ओके, तो ये एग्जांपल देखो, अच्छी एग्जांपल है। ये 2 पॉइंट है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये तीनों के तीनों पैरेलल में है। देखो पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया, बस काम हो गया, काम ख़त्म, काम तमाम क्वेश्चन का, ठीक। अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसको देखो, ये कैपेसिटर 4, ये 12, 3, 6 ऐसे दिए हैं। ये पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है। पैरेलल में इन दोनों को पहले ऐड कर दिया, C1 प्लस C2 करके, 4 प्लस 12 16 आ गया। इन दोनों को ऐड किया, 3 प्लस 6 9 माइक्रोफैरड हो गया। अब ये इसको एक कैपेसिटर बन गया। अब ये जब इनको ऐड कर दिया ना हमने, तो ऐसे समझो कि एक कैपेसिटर ये बन गया, फिर ऐड करके एक कैपेसिटर ये बन गया। अब ये कैसे है? सीरीज़ में है, सीरीज़ का फार्मूला लगा दो। ये देखो, तो सीरीज़ का फार्मूला लगाने के बाद आपके पास नेट कैपेसिटेंस यहाँ आ गई। और ये जो क्वेश्चन है, इसको आप लिखिएगा, ट्राई करिएगा, होमवर्क आपके लिए। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। 3 कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए। सेम इनको ही वही सॉल्व करने का मेथड है। इन दोनों को सीरीज़ पैरेलल में ऐड कर दो, उसके बाद इसको सीरीज़ में ऐड कर दो। दिस इज आल्सो होमवर्क फॉर यू। 2 क्वेश्चन होमवर्क के हैं, इनको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, फोर्थ मैं बताता हूँ। व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट? एरिया प्लेट का दिया गया है ऑफ 0.1 माइक्रो फैरड। एरिया कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस दी गई है, और उसके बीच में सेपरेशन भी दिया गया है 0.1 mm का। तो फार्मूला याद रखो, क्योंकि प्लेट्स, जब भी प्लेट्स की बात हो रही है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला फार्मूला याद रखना है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई CD बाई एप्सिलॉन नॉट। C की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है, D की पुट कर दी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, पता है हमें 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 ये पुट करी, सॉल्व करके आपके पास ये आ गया, मतलब आंसर आ गया। ओके, 5th क्वेश्चन देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन प्लेट्स हैव द कैपेसिटेंस दी गई है, बट द कैपेसिटेंस विद डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स रिड्यूस बाय हाफ, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, ठीक। और डायरेक्टिक कांस्टेंट कोई मीडियम डाल दिया, उसका डायरेक्टिक कांस्टेंट 5 था। कैपेसिटेंस का फार्मूला हमें पता है, ये हमें गिवन है 8 माइक्रोफैरड। अब न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी? डिस्टेंस को हाफ कर दिया, डायरेक्टिक कांस्टेंट K डाल दिया, तो हमें पता है C मीडियम क्या होता है, K इंटू C एयर। तो न्यू कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी? ये 2 पर मल्टीप्लाई हो गया, 2K एप्सिलॉन नॉट A/d। ये इसकी वैल्यू गिवन है 8 और K की वैल्यू 5 है, 80 माइक्रोफैरड रिजल्ट आ गया आपका। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर देखो किस तरह से है। प्लेट्स है 2, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज है, डिस्टेंस dn के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरफ होगी। अब वर्क डन टू मूव द चार्ज dq फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1, क्योंकि हमें पता है हम जो वर्क डन करते हैं इसमें अगेंस्ट तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, चार्ज को इस डायरेक्शन में लेके आएंगे, तो dq चार्ज होने पर कंसिडर कर लिया। तो वर्क भी स्मॉल होगा अगर चार्ज स्मॉल है, तो dw क्या होगा? पोटेंशियल इंटू पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। पोटेंशियल V है, चार्ज dq है, dw इज इक्वल टू q/c इंटू dq। अब है टोटल वर्क डन कह रहे हैं, वर्क डन टोटल के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ? 0 टू q, टोटल चार्ज है dw, और dw की वैल्यू पुट कर दी, q/c dq।
क्यू, अब देखो क्यू बाय सी तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी क्यू, स्मॉल चार्ज था डी क्यू, टोटल चार्ज है क्यू, ठीक। तो ये चार्ज स्मॉल था, ठीक है। अब ऐसे समझो इसको, ऐसे ऐसे, ये नहीं, ऐसे समझो, 1/c बाहर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू, यूँ देखो समझो, ये आ गया 0 to q। अब q डी क्यू का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा, q²/2 और 0 to q। अपर लिमिट पुट कर दी q² माइनस लोअर लिमिट 0 होगी, तो W = q²/2c। अब दिस वर्क डन इज स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, तो एनर्जी आ गई q²/2c। याद रखना ये एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है कैपेसिटर के लिए। अब एनर्जी स्टोर कैन आल्सो भी एक्सप्रेस है, एनर्जी स्टोर को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, q²/2c है, c = q/v हो गया, ये c = q/v और u = q²/2c, ठीक। और c की वैल्यू पुट कर दी दोनों में, c की वैल्यू पुट करी तो आपके पास क्या बच गया, u = 1/2cv² और u = 1/2qv, ठीक। अब है लास्ट, इसमें आई थिंक लास्ट होगा ये, ओके लास्ट ही है, लास्ट है आपका एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, ठीक है। ग्राफिकल मेथड है यही है, सेम ही है, लेकिन ग्राफिकल मेथड को लेते हैं। अब Q प्रोपोर्शनल टू V, तो ग्राफ कैसे आएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब एरिया अंडर द ग्राफ 1/2 QV, वही एनर्जी स्टोर है, ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर अगर हम बात करें एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर की, तो एनर्जी क्या है 1/2 CV², C पहले पेड कैपेसिटर है, साइलेंट नोड A/D, और V = ED है। E क्या होगा, E = σ/ε नोट, और उसके बाद V की वैल्यू क्या होगी, V = E की वैल्यू पुट कर दी σ/ε नोट × D, इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन यहाँ पुट कर दो, 1/2 ε नोट A/D मल्टीप्लाई, ठीक है, B², V का इसका स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा मतलब C का स्क्वायर मीन ε नोट स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, V का स्क्वायर मीन सिग्मा, ये है V, σ²/ε नोट स्क्वायर × D²। तो U की वैल्यू है 1/2, अब साइलेंट नोट के साथ ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक। और 1/2 अब साइलेंट नोट σ², देखो ऐसे किसको, तो साउंड बहुत क्रिएट हो रही है बाहर, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है, चलो खैर। तो 1/2 अब साइलेंट नोट, ये अब साइलेंट नोट के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर स्क्वायर है एक, ठीक, ये कैंसिल हो गया। तो U = और ये वैल्यू हमारे पास, दो किस तरह से इसको लिख रहे हैं, σ² और साइलेंट नोट, ऐसे समझो इसको, ये तो अलग कर दिया, ये एक D इसके साथ कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर के साथ ऐसे कैंसिल कर दिया मैंने। और हमारे पास 1/2 साइलेंट नोट और σ², ऐसे इसको लिखा है पहले, देखो ये ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो 1/2 अब साइलेंट नोट, D कैंसिल हो गया, A बच गया, A को पीछे ले जाएंगे, और σ² अब साइलेंट नोट स्क्वायर AD यहाँ पीछे लिख दिया, ठीक। और उसके बाद U = अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, यहाँ पर E की वैल्यू है, E = हमें पता है σ/ε नोट, तो अगर स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर साइलेंट नोट को कैंसिल नहीं करना, आपने इस फॉर्म में इसको लिख देना, 1/2 अब साइलेंट नोट E² AD। मैं भी बोल रहा था कि साइलेंट नोट कैंसिल करना, कैंसिल नहीं होगा, देखिए इस फॉर्म में इसको लिखना है। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड U / वॉल्यूम AD। अब आया हमारे पास U = 1/2 अब साइलेंट नोट E² AD कैंसिल हो गए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक पढ़ते रहिए, स्टडी करिए। थैंक यू।